दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें, जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, खिलौना बाजार में चीन को झटका देने की तैयारी, पीएम मोदी ने किया मंथन। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि रूस ने दूसरी वैक्सीन तैयार करने का किया दावा, नवंबर में शुरू होगा इसका उत्पादन। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि भारत में कब तक आएगी पहली वैक्सीन, कहां तक पहुंचा है इसका ट्रायल। और अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि दिल्ली के लोगों के लिए नए साल पर मिलेगा तोहफा, सरकार देगी ये तोहफा। तो जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि पंजाब में अब 6:30 बजे बंद हो जाएंगे सारे बाजार और रहेगी 5 जिलों में ज्यादा पाबंदी। तो जानेंगे कि वो 5 जिले कौन से होंगे, तो खबर को पूरे विस्तार से जानेंगे। पर उससे पहले कि नौकरी चली गई है तो भी मिलेंगे पैसे, सरकार ने किया है खास इंतजाम। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि अमेरिका में प्रतिबंध को कोर्ट में चुनौती देगा टिकटॉक, बीजिंग ने कहा कि ट्रंप का फैसला राजनीतिक हेरफेर। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि सऊदी अरब ने चीन को दिया है बड़ा झटका, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने कैंसिल की 75,000 करोड़ की डील। इन्हीं खबरों के बीच जानेंगे मौसम के ताजा अपडेट को और साथ ही जानेंगे देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों को। तो एक एक करके विस्तार से सारी खबरों को जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अब भारतीय बच्चों के हाथ में नहीं दिखेंगे चीनी खिलौने, पीएम मोदी ने कर ली है इसे बाहर करने की तैयारी। आपको बता दें कि भारत के खिलौना बाजार में चीन का वर्चस्व खत्म होने वाला है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब स्वदेशी खिलौने के मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि बैठक में पीएम मोदी ने भारतीय खिलौनों का उत्पादन बढ़ाने की बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कई समूह और हजारों कारीगर ऐसे हैं जो स्वदेशी खिलौनों का उत्पादन करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वे जो देशी खिलौने बनाते हैं वो न केवल सांस्कृतिक जुड़ाव रखते हैं, बल्कि कम उम्र के बच्चों के बीच जीवन कौशल और मनोकौशल के विकास में मदद करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह के समूहों को नए तौर तरीके से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इसके साथ ही स्टार्टअप और युवाओं से खिलौने के क्षेत्र में इनोवेशन पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थान इस पर हैकथॉन का आयोजन कर सकते हैं। पीएम मोदी ने साथ ही पर्यावरण के अनुकूल खिलौना बनाने पर भी जोर दिया। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि सुशांत केस में आज रिया से हो सकती है पूछताछ, इन सवालों के देने पड़ सकते हैं जवाब। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में पिछले 3 दिन से सीबीआई की जांच जारी है। शनिवार को सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा स्थित डुप्लेक्स पहुंची थी, जहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था। इस दौरान 14 जून को सुशांत की मौत वाले दिन उनके घर में मौजूद हाउसकीपर नीरज और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत से दोबारा बयान लिए गए। संभावना जताई जा रही है कि आज रविवार को सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि केस में रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं। सुशांत की मौत के बाद उनके पिता के सिंह ने पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। रिया पर सुशांत की मौत का जिम्मेदार, पैसों की हेराफेरी समेत अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। अब तक प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई बार रिया से पूछताछ की है। रिया के अलावा उसके भाई शोभिक, पिता इंद्रजीत और सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी बयान लिए जा चुके हैं। हालांकि रिया और शोभिक के बयानों से ईडी संतुष्ट नहीं है। रिया अपने इनकम और खर्चों का साफ साफ ब्यौरा नहीं दे पाई है। दोस्तों आपको इस केस में क्या लगता है, क्या रिया कुछ छुपा रही हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि रूस ने महामारी की दूसरी वैक्सीन तैयार करने का किया दावा, नवंबर में शुरू होगा इसका उत्पादन। आपको बता दें कि भारत सहित दुनिया भर के वैज्ञानिक जहां महामारी से सुरक्षा देने वाली सुरक्षित वैक्सीन को पेश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं रूस ने 2 हफ्तों के भीतर ही दूसरी बार महामारी की दूसरी वैक्सीन को पेश करने का दावा कर दिया है। आपको बता दें कि ब्रिटिश अखबार डेली मेल के मुताबिक रूस ने दावा किया है कि दूसरी वैक्सीन में पहली वैक्सीन के साथ सामने आई साइड इफेक्ट वाली परेशानी भी हल कर ली गई है। ऐसे में अब ये वैक्सीन लेने पर व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। आपको बता दें कि इससे पहले 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि रूस ने महामारी की सफल वैक्सीन तैयार कर ली है। रूस ने इस वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। ऐसा करने वाला रूस पहला देश बन गया है। रूस ने अपनी पहली महामारी वैक्सीन के उपयोग की इजाजत भी दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं कि भारत में कब तक आएगी पहली वैक्सीन, कहां तक पहुंचा है इसका ट्रायल। आपको बता दें कि भारत समेत पूरी दुनिया में महामारी का कहर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में प्रतिदिन अब करीबन 70,000 तक मामले सामने आने लगे हैं। इस बीच भारत में लोगों को महामारी की वैक्सीन को लेकर काफी उम्मीदें हैं।
रूस ने दुनिया की पहली महामारी वैक्सीन बना ली है और दूसरे के लिए दावा भी कर दिया है। लेकिन आखिर भारत में पहली महामारी वैक्सीन कब तक आ सकती है, इसको लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी जानकारी दी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश की पहली महामारी वैक्सीन इस साल के अंत तक आ जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि महामारी के खिलाफ मुकाबले में भारत की पहली वैक्सीन इस साल के अंत तक उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल देश में महामारी की वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल शुरू हो गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले 2 से 3 महीनों में भारत में महामारी की वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। दोस्तों, अगर महामारी की वैक्सीन लॉन्च हो जाती है तो अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ये एक अच्छी खबर होगी। इस पर आपकी क्या सोच है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली के लोगों को नए साल पर तोहफा देगी सरकार, घर पर मिलेगा राशन। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी पर काफी हद तक नियंत्रण पाने से आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया आत्मविश्वास से लबरेज नजर आते हैं। उनका मानना है कि अब हालात धीरे धीरे सुधरते जाएंगे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी उनकी सरकार प्रयासरत है। इन लक्ष्यों को हासिल करने में क्या चुनौतियां हैं और क्या रणनीति होगी, इन बिंदुओं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बात की। और ये पूछे जाने पर कि घर घर राशन योजना कब तक शुरू होगी, इसको लेकर उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से गंभीर है और ये 1 जनवरी से लागू भी कर दिया जाएगा। लोगों को राशन लेने दुकान तक नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें उनके घर पर ही राशन मिलेगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। वहीं आने वाले समय में लोगों का सरकारी सुविधाओं के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाना भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। सरकार जल्द ही विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए भी डोर स्टेप डिलीवरी के तहत खिड़की पर सेवाएं लेने का विकल्प भी बंद करने जा रही है। तब ये सेवाएं पूरी तरह से लोगों को उनके घर पर ही मिलने लगेगी। दोस्तों, ये सेवाएं दिल्ली के लिए शुरू हो रही हैं। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी सेवाएं दूसरे राज्यों में भी हो? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीन ने लॉन्च की महामारी वैक्सीन, ग्लोबल टाइम्स का दावा। आपको बता दें कि चीन ने आधिकारिक रूप से महामारी वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस बात का दावा करते हुए कहा कि महामारी वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है। हालांकि ये इमरजेंसी यूज के लिए है। ये वही वैक्सीन है जिसका अभी क्लिनिकल ट्रायल 22 जुलाई को किया गया था। इससे पहले पापुआ न्यू गिनी में चीन की एक माइनिंग कंपनी ने अपने वैक्सीनेशन ट्रायल में महामारी के खिलाफ कर्मचारियों की इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में भी ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा था कि दवा कंपनी सिनोफार्म एक वैक्सीन पर काम कर रही है और ये वैक्सीन आम लोगों के लिए बाजार में दिसंबर के अंत तक आ जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पंजाब में अब शाम 6:30 बजे के बाद बंद हो जाएंगे सारे बाजार और इन 5 जिलों में ज्यादा रहेगी पाबंदी। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में अब 6:30 बजे के बाद से सभी बाजार, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानें, धार्मिक स्थल, खेल परिसर सब बंद हो जाएंगे। शाम 7 बजे से सुबह में कर्फ्यू प्रभावी हो जाएगा और अगली सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। तेजी से बढ़ रहे महामारी के मामलों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने अनलॉक 3 में व्यापक स्तर पर बंदिशें लागू करके लॉकडाउन संबंधी नए दिशा निर्देशों को जारी कर दिया है। ये दिशा निर्देश आगामी 31 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। आपको बता दें कि इस संबंध में राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हाल के दिनों में राज्य में महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी जिला प्रशासन को सख्ती से लॉकडाउन पर अमल करने को कहा गया है। नए दिशा निर्देशों के तहत राज्य के 167 म्युनिसिपल कस्बों में शनिवार और रविवार को पूरी तरह से कर्फ्यू लगा रहेगा और इस दौरान बाजार आदि नहीं खुलेंगे। इसके साथ ही सूबे के सभी शहरों और म्युनिसिपल सीमा के भीतर शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान गैर जरूरी कामकाज के लिए लोगों को घर से निकलने पर पूरी तरह से रोक होगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं और उससे जुड़े हुए व्यक्तियों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगा। आपको बता दें कि महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य के 5 शहरों अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और SAS नगर के लिए अन्य स्थानों के मुकाबले ज्यादा बंदिशें लगाई गई हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत इन शहरों में हर रोज गैर जरूरी वस्तुओं की केवल 50% दुकानें ही खुला करेंगी। हालांकि जरूरी वस्तुओं की दुकानें पूरे सप्ताह 6:30 बजे तक खुली रहेंगी। दोस्तों, अगर आप पंजाब से हैं तो क्या आपके शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन है? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि नीट 2020 के लिए जारी हुआ प्रोटोकॉल एग्जामिनेशन सेंटर पर इन बातों का रखना होगा ध्यान। दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA 13 सितंबर को मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट 2020 परीक्षा कराने जा रहा है। देश में महामारी के संक्रमण के हालात को देखते हुए एजेंसी की ओर से महामारी संक्रमण के बचाव के लिए एक डिटेल प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है, जिसमें कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया है। माना यह जा रहा है कि एग्जाम में लगभग 15
15 लाख स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। और आपको बता दें कि नीट एडमिट कार्ड के पीछे भी कई दिशा निर्देश लिखे होंगे जिसे कि स्टूडेंट्स को फॉलो करना होगा। आपको बता दें कि एग्जामिनेशन सेंटर पर भीड़ को कम से कम रखा जाए। इसके लिए एनटीए ने छात्रों की भीड़ को रोकने के लिए उनका रिपोर्टिंग टाइम भी अलग अलग रखने का प्लान तैयार किया है। बुखार की जांच के लिए एंट्री पॉइंट पर ही स्टूडेंट्स का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट का बॉडी टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा होगा या फिर उसमें महामारी के लक्षण होंगे तो उसे अलग रूम में बिठाकर एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि नौकरी चली गई है तो भी मिलेंगे पैसे, सरकार ने किए खास इंतजाम। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुश्किल समय में अगर आपकी नौकरी चली गई है तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईसी आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत 24 मार्च 2020 के बाद से नौकरी गंवाने वालों को ईएसआई योजना में शामिल लोगों को सरकार 3 महीने तक औसत वेतन का 50% पेमेंट करेगी। आपको बता दें कि ईएसआईसी की ओर से ये भुगतान किया जाएगा। इस सुविधा का फायदा कम से कम 30 दिन तक बेरोजगार रहने पर मिलेगा। इस बीच आपने अगर कहीं और नौकरी ज्वाइन कर ली है तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इस सुविधा का लाभ आपको 31 दिसंबर 2020 तक मिलेगा। आपको बता दें कि कर्मचारी की ओर से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत क्लेम की एप्लीकेशन मिलने के 15 दिनों के अंदर ही पैसा कर्मचारी के खाते में भेज दिया जाएगा। कर्मचारी की पहचान के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अखिलेश का बीजेपी पर तंज, कहा कि अपने नेताओं को पढ़ाए नैतिक शिक्षा का पाठ। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में शुक्रवार को एनसीईआरटी की नकली पुस्तकें बरामद की गई थी। इन पुस्तकों की कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिन व्यक्ति के गोदाम से ये पुस्तकें बरामद की गई वह सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जा रहा है। और अब ये मामला सियासी रंग भी लेने लगा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब इसको लेकर सरकार पर तंज कसना भी शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि शिक्षा नीति में बदलाव करने वाली बीजेपी सरकार पहले उन नेताओं को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाए जो करोड़ों रुपए की नकली किताबों के गोरख धंधे में संलिप्त हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने पर ही नहीं रुके। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे लिखा कि नकली ईमानदारी का चोंगा उड़े, लोगों का सच अब सामने आ गया है। गौरतलब है कि मेरठ जिले के परतापुर इलाके में शुक्रवार को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की करीबन 35 करोड़ रुपए मूल्य की नकली पुस्तकें भी बरामद की गई थी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी से पहले कांग्रेस में भूचाल, 23 वरिष्ठ नेताओं ने लिखा सोनिया को खत, आला कमान पर उठाए गंभीर सवाल। आपको बता दें कि 2 बार लोकसभा चुनाव गंवाने के बाद खस्ता हाल कांग्रेस में अब पार्टी के भीतर भी बदलाव की आवाज उठने लगी है। सोमवार को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से ठीक पहले कांग्रेस में बड़े बदलाव की रूपरेखा तैयार हो गई है। 5 वर्ष पहले मुख्यमंत्रियों समेत 23 कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। इस खत में इन नेताओं ने सीधे सीधे गांधी परिवार को ही निशाने पर लिया है। आला कमान पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी में बड़े बदलाव की मांग की है। इसको देखते हुए माना यह जा रहा है कि कल होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष के रूप में नया चेहरा पेश कर सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिखा एक पत्र कल सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले लिखा गया। पत्र लिखने वाले नेताओं में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरपा मोइली, राज बब्बर, मिलिंद देवड़ा, संदीप दीक्षित, रेणुका चौधरी और मनीष तिवारी और कई और वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। वरिष्ठ नेताओं ने ये खत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। आपको बता दें कि पत्र में इन नेताओं ने कांग्रेस के एक पूर्ण अध्यक्ष की वकालत की है और तर्क दिया है कि नेतृत्व पर अनिश्चितता ने कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ दिया है और कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर दिया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अमेरिका में प्रतिबंध को कोर्ट में चुनौती देगा टिकटॉक। बीजिंग ने कहा कि ट्रंप का फैसला राजनीतिक हेरफेर। आपको बता दें कि चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक ने शनिवार को कहा कि वह ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिका में लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अमेरिका ने टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। आपको बता दें कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन संघीय कर्मचारियों की लोकेशन को ट्रैक करने, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, डोजियर बनाने और कॉर्पोरेट के लोगों की जासूसी करने के लिए टिकटॉक की मदद ले रहा है। ट्रंप ने 6 अगस्त को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें अमेरिकियों को टिकटॉक की चीनी मूल कंपनी बाइटडांस के साथ व्यापार करने से रोकने के लिए 45 दिन का समय दिया गया था। इसी आदेश को वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म कोर्ट में चुनौती देगी। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे का आरोप लगने पर टिकटॉक की तरफ से लगातार सफाई दी जा रही है। टिकटॉक का कहना है कि वह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। वहीं बीजिंग का टिकटॉक प्रतिबंधों को लेकर कहना है कि ट्रंप सिर्फ राजनीतिक हेरफेर के लिए ऐसा कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि सऊदी अरब ने चीन को दिया बड़ा झटका। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने कैंसिल की 75,000 करोड़ रुपए की डील।
दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट के बीच दुनिया भर की रुसवाई झेल रहे चीन को सऊदी अरब ने बड़ा झटका दिया है। अंग्रेजी बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चीन के साथ 10 अरब डॉलर की बड़ी डील कैंसिल कर दी है। आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी में क्राउन प्रिंस सलमान ने चीन के साथ ये बड़ी डील साइन की थी। इस डील के तहत अरामको चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी। आपको बता दें कि फिलहाल सऊदी अरामको की ओर से इस डील को कैंसिल करने को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार महामारी संकट के बीच दुनिया भर में तेल की मांग घट गई है, जिससे कि कच्चा तेल काफी सस्ता हो गया है। काफी कोशिशों के बावजूद तेल कंपनियों का नुकसान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को देखते हुए अरामको ने इस डील को खत्म करने का फैसला किया है। घाटा पाटने के लिए अरामको ने फिलहाल खर्चे घटाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश से कहीं बाढ़ आ गई है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हुई है। बारिश के दौरान यहाँ की सड़कें नदी में तब्दील हो गई थी, जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि वहीं मौसम विभाग ने इस सप्ताह के अंत और सोमवार को मध्य और पश्चिमी भारत में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके लिए उन्होंने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इन क्षेत्रों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना के साथ ही चेतावनी भी जारी कर दी है। शनिवार को पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए चेतावनी जारी की गई है। रविवार के लिए जारी चेतावनी में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, तो सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में सोमवार के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने रविवार को ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। आपको बता दें कि विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और कोंकण के अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश पर निम्नलिखित दबाव बनने और समृद्ध चक्रवाती प्रवाह के चलते मध्य महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और घाट के क्षेत्रों में अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिनों में बंगाल की खाड़ी में नए मानसून तंत्र बन सकते हैं, इससे कि अगस्त में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।